ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट। तो देखो, सबसे पहले ये गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री जो है आ, उसकी ज़रूरत क्यों है न्यूक्लियर मेडिसिन में, राइट, और ये है क्या बेसिकली। तो एक न्यूक्लियर मेडिसिन में या किसी भी रेडिएशन फील्ड में यदि आप काम कर रहे हो तो आपका मेन जॉब जो है वो है रेडिएशन को डिटेक्ट करना और उसको मेजर करना। ठीक है, रेडिएशन को डिटेक्ट करना और मेजर करना। अब मान लो कि एक तो रेडिएशन का डिटेक्शन होगा, मेजरमेंट होगा, और दूसरी चीज जो है कि आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है कि रेडियो न्यूक्लियाइड जो भी है या रेडियो आइसोटोप जो है उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा आइसोटोप है, राइट। अब आपको अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस तो ये हो चुका ना, अभी रेडियो फार्मेसी से देखते हो कि दवाई बनती है, राइट, और एक लिक्विड फॉर्म में आती है। इवन F18 में भी वहां से लिक्विड फॉर्म में एक इंजेक्शन आता है, लेकिन वो आंखों से तो दिखता नहीं ना, देख करके हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये F18 है या टेक्नीशियम है या आयोडीन है, जब तक कि उसके ऊपर लेबल न लगाया हुआ हो। मान लो कि यदि लेबल प्रॉपरली लेबल किया हुआ है तो आप बिलीव करोगे कि भाई ठीक है, इस आदमी ने ये लेबल करके दिया आयोडीन 131, तो ये आयोडीन 131 होगा। लेकिन यदि मान लो कि आपको डाउट हो जाए कि आयोडीन 131 है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? पहली चीज तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि उस रेडियो न्यूक्लियाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हर रेडियो न्यूक्लियाइड को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए। एक, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, राइट, और क्योंकि हाफ लाइफ उसका यूनिक होता है, और दूसरा जो है उसकी एनर्जी। गामा रे स्पेशली जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे गामा इमिटिंग आइसोटोप्स हैं, मोस्टली फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, राइट। तो गामा एनर्जी जो इमिट कर रहा है वो गामा एनर्जी का वैल्यू कितना है, वो यदि हमें पता हो तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नीशियम जो है 99M, उसकी एनर्जी जो होती है वो 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो एक ही एनर्जी इमिट करता है 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए उसको मोनो एनर्जेटिक भी बोलते हैं, राइट। एक एनर्जी इमिट करेगा तो मोनो एनर्जेटिक होगा, मोर देन वन एनर्जी होगा तो पॉली एनर्जेटिक सोर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो मोनो एनर्जेटिक सोर्स है, 140 केवी वो आइडेंटिफाई करना है कि उसका 140 केवी है और उसका हाफ लाइफ यदि मेजर किया हमने और 6 आवर है, तब हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप जो है वो टेक्नीशियम 99M है, राइट। नाउ ये एनर्जी का आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो ये मेजर करके एनर्जी का इंफॉर्मेशन देता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, करेक्ट। समझ गए? जो इंस्ट्रूमेंट मेजर एनर्जी, कितना एनर्जी का वो रेडियो आइसोटोप है, वो इंफॉर्मेशन बताएगा, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, राइट। अब देखो, आप न्यूक्लियर मेडिसिन में जब काम करते हो तो कहाँ कहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो जहां जहां पे आइडेंटिफिकेशन, एनर्जी के आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो वहां वहां पे आपका यह स्पेक्ट्रोमीटर यूज होगा, करेक्ट। देखो, जहां जहां पे न्यूक्लियर मेडिसिन में एनर्जी के आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो वहां वहां पे एक स्पेक्ट्रोमीटर यूज होगा। सो लेट अस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कहां कहां पे हमें जरूरत पड़ती है। गामा कैमरा रूम में जरूरत पड़ेगी कि नहीं, यस और नो। देखो, गामा कैमरा में जब भी आप इमेजिंग करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप, वो वहां पे यही है कि आपको ये पता है ऑलरेडी कि हमें फोटो पीक एनर्जी जो है उसी को इमेजिंग करना है, करेक्ट।
मतलब 140 keV का ही फोटोन जो है मुझे इमेजिंग करना है। तो वहां पर भी जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि 140 keV का है या नहीं है, तब तक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वहां हमें पता है कि हमें स्कैटर्ड फोटोन का इमेजिंग नहीं करना है। तो स्कैटर को कट करने के लिए स्कैटर की एनर्जी जो होती है वो हमेशा प्राइमरी या फोटो पे की जो एनर्जी जो होती है उससे कम होगी। तो जब एनर्जी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितनी एनर्जी का फोटोन आया था या सिग्नल था, तभी तो जाकर के कर पाएंगे ना। तो गामा कैमरा में आपका इंटरनली वो यूज होगा। जैसे सोडियम आयोडाइड से इंटरेक्शंस होगा, लाइट निकलेगी और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को जाएगा, वो जो करंट जो भी जनरेट करेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा, वो वहां से जाकर के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना एनर्जी जो था वो डिपॉजिट हुआ था, और उस एनर्जी डिपोजिशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो स्कैटर्ड फोटोन था या प्राइमरी फोटोन था। मतलब स्कैटर फोटोन या प्राइमरी का मतलब कि वहां पे यदि बिल्कुल कॉलीमेटर के होल से होकर के आया है, कहीं मतलब वो पेंट्रेट नहीं किया या स्कैटर नहीं किया, बिल्कुल परपेंडिकुलर हिट है और पूरा का पूरा एनर्जी जो है क्रिस्टल में एब्सॉर्ब हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो प्राइमरी फोटोन है। लेकिन यदि मान लो किसी एंगल से होकर के इंटर करेगा, तो उस केस में आइदर स्कैटर हो जाएगा, नहीं तो पेनिट्रेट करके जाएगा। तो पेनिट्रेट करके जाएगा तो कुछ एनर्जी तो उसको पेनिट्रेशन में उसकी लॉस हो जाएगी, तो इसलिए उसकी एनर्जी जो होगी वो हमेशा कम होगी। सो दैट वी वांट टू डिस्क्रिमिनेट। एनर्जी के बेसिस पे जहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत होगी वहां पे हमें क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी, राइट। वो उसके हार्ट में स्पेक्ट्रोमीटर जो है यूज होगा ही होगा। सो न्यूक्लियर मेडिसिन में वेल काउंटर में होगा जरूरत, जहां पे तुम जीएफआर की काउंटिंग करते हो। पेट में भी होगा, क्योंकि जब तक वो एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन जहां जहां पे जरूरत है वो वहां पे आपको स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होगा और उस कंपोनेंट का यूज होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अंदर। बहुत सारी चीजें आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर वो प्रोसेस चलेगा। क्लियर? ठीक है। सो अब देखो टू क्लासेज ऑफ गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, दो तरह का होता है, राइट। देयर आर टू क्लासेस ऑफ गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम। एक जो है उसमें सिंगल चैनल एनालाइजर होता है, और दूसरे में ये दो क्लास में जो है, एक क्लास जो है उसमें सिर्फ सिंगल चैनल एनालाइजर यूज करते हैं और दूसरे में जो है मल्टी चैनल एनालाइजर यूज करते हैं, राइट। और ये जो है इसका एक तरह से देखोगे तो ब्लॉक डायग्राम है कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक आपके स्पेक्ट्रोमीटर में, वो ये दिखाए गए हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में एक डिटेक्टर होगा आपका, राइट। दूसरा जो होगा प्री एम्पलीफायर है, तीसरा कंपोनेंट एम्पलीफायर है, चौथा कंपोनेंट जो है वो सिंगल चैनल एनालाइजर है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई जो है वो प्री एम्पलीफायर को प्रोवाइड करे जा रहे हैं, राइट। प्री एम्पलीफायर मतलब मशीन जो भी चलाना है, बेसिकली जो जो सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, उनको हमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से एक हाई वोल्टेज सप्लाई है। उसी तरह से देखो इसमें दूसरे क्लास में सिर्फ डिटेक्टर वही, प्री एम्पलीफायर वही, हाई वोल्टेज सप्लाई भी वही। तो यहाँ तक सेम, एम्पलीफायर सिर्फ क्या चेंज हुआ, सिंगल चैनल एनालाइजर की जगह पे हमें क्या आ गया, मल्टी चैनल एनालाइजर आ गया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे इसके बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके। सो पहला जो कंपोनेंट जो था वो आपका डिटेक्टर था, राइट। सो डिटेक्टर जो है, सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर की बात हो रही है, मतलब चॉइस ऑफ डिटेक्टर। यदि मान लो कि मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, राइट, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एनर्जी डिटर्मिनेशन, राइट। एनर्जी डिटर्मिनेशन करना है तो हमें किस टाइप का डिटेक्टर लेना चाहिए, मेरा डिटेक्टर किस तरह का होना चाहिए, करेक्ट। ये क्वेश्चन की बात है ये, राइट। या मतलब सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर मतलब किस टाइप का डिटेक्टर चाहिए आपको, गैस फिल्ड डिटेक्टर लेना है कि सॉलिड स्टेट लेना है कि लिक्विड स्टेट लेना है, किस टाइप, या सेमीकंडक्टर डिटेक्टर लेना है, क्या लेना है। एक तो टाइप ऑफ डिटेक्टर्स की बात है,
राइट, जो डिटेक्ट करेगा सेंटिलेशन, हाँ राइट, सेंटिलेशन डिटेक्टर क्या लेना चाहिए, राइट, और उसकी क्या, उसका डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर पैरामीटर जो है वो यहाँ पे जो कंसीडर करना है वो हमें कंसीडर क्या करना है, रिजोल्यूशन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है हम, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, राइट, अच्छा राइट, हमें क्या करना है, डिटेक्टर को कंसीडर, जब भी डिटेक्टर सिलेक्ट करना है तो वहां पे क्या क्या देखना है हमें, रिजोल्यूशन, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर पैरामीटर जो है वो रिजोल्यूशन है। अब एक रिजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन में हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा इंटरेस्ट जो था वो एनर्जी डिटरमिनेशन है, करेक्ट। तो रिजोल्यूशन में दो एनर्जी है, लेट से एनर्जी जो है, एक एनर्जी जो है आपका E1 है, करेक्ट, ठीक है, और दूसरी एनर्जी का वैल्यू E2 है, करेक्ट। अब ये दो का डिफरेंस जो है, समझिए, डेल्टा यू, जो ये डिटेक्ट कर रहा है, जिसका सबसे कम डेल्टा ई का वैल्यू होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। कि मतलब कहने का मतलब दो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी वैल्यूज का वैल्यू जो है, क्लोजली स्पेस्ड नहीं, दो एनर्जी का डिफरेंस जितना मिनिमम, जितना कम डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, तो वो मेरा बेस्ट रिजोल्यूशन देगा। तो मुझे वो देखना है, क्यों, क्योंकि हमें स्पेक्ट्रोमीटर के लिए और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एनर्जी ही तो डिटरमिन करना है। यदि मान लो कि हमारे डिटेक्टर ऐसा है जो मिनिमम डिफरेंस जो डिटेक्ट करो 20 केवी का कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, यदि मान लो कि वो 20 केवी का डिफरेंस डिटेक्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो कि 20 केवी से यदि कम का डिफरेंस होगा दो एनर्जी के बीच में, तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि 20 केवी का यदि ये डिफरेंस आ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप 140 केवी और 159 केवी का यदि फोटोन आ रहा है, राइट, तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, उसको एक ही लगेगा, क्योंकि 20 केवी के डिफरेंस से कम का डिफरेंस होगा वो उसको एक ही मानेगा वो, क्योंकि वो डिफरेंस, उतने डिफरेंस को कर ही नहीं पाता है। आप मेरे बात समझ रहे हैं, उसको रिजोल्व नहीं कर पाता है। जब सिर्फ 20 केवी से ज्यादा डिफरेंस होगा तभी वो बता पाएगा। तो एक फोटोन मान लो कि यदि 140 का है और दूसरा फोटोन 159 का है, तो वो मानेगा कि 140 का ही था। आप समझ पा रहे हो? मतलब ये डिफरेंस का मतलब यही है कि दो स्पेशली, जो भी दो एनर्जी का जो डिफरेंस, जो मिनिमम डिफरेंस जो डिटेक्ट कर सकता है, कितना मिनिमम से मिनिमम, यदि मान लो कि 1 केवी का होगा यदि डिफरेंस है, तो वो फिर आराम से बता पाएगा कि भाई चलो ये 140 का था और ये जो है 142 का है। तो 141, 140 और 142 के बीच का डिफरेंस बता देगा वो। समझ पा रहे? तो मिनिमम डिफरेंस जो है, ये एनर्जी जो है वो डिटरमिन करेगा कि रिजोल्यूशन जो है वो किसका सबसे बढ़िया है। तो हमें ऐसा चाहिए जिसका रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया हो, समझ गए? तो डिटेक्टर मुझे कैसा चूज करना है, पहली चीज, यस, ये बोला है डिटेक्टर विथ हाई रिजोल्यूशन। A detector with high resolution usually gives more accurate assay than one with low resolution. एक्यूरेट एसे का मतलब कि वो एक्यूरेट एनर्जी का डिटरमिनेशन देगा जिसका यदि डिटेक्टर का रिजोल्यूशन जो होगा वो हाई रिजोल्यूशन है। ऐसा डिटेक्टर जो हाई रिजोल्यूशन का होगा
वो डिटेक्टर हमारा चॉइस होना चाहिए स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, ठीक है जी। नाउ द रिजोल्यूशन ऑफ जर्मेनियम डिटेक्टर, ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है, राइट। रिजोल्यूशन ऑफ जर्मेनियम डिटेक्टर इज टिपिकली 0.5 to 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। तो ये जर्मेनियम डिटेक्टर का रिजोल्यूशन कितना है? रिजोल्यूशन ऑफ जर्मेनियम डिटेक्टर इज टिपिकली 0.5 से 2.0 केवी का। तो लगभग 1 केवी, 2 केवी या 3 केवी का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंस को ये डिटेक्ट कर सकता है, राइट। और उसी तरह से यहाँ पे वेयर इज द रिजोल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर जो है वो कितना है, 20 से 60 केवी का है, समझ में आया? इसका रिजोल्यूशन जो है 20, सोडियम आयोडाइड का 20 से 60 केवी का है, और जर्मेनियम डिटेक्टर का 0.5 से 2 केवी है, राइट। तो यदि मान ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है जर्मेनियम का। अभी जो है गामा कैमरा में, जैसे आपका मूगा लैब में अभी इंस्टॉल्ड हुआ CGT डिटेक्टर, वो भी आपका सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है। तो उसका रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, लाइक 4 केवी 2 केवी तक का भी डिफरेंस जो है वो भी रिजॉल्व कर पाता है। तो इसलिए वहां पे आपका स्कैटर करेक्शंस बहुत अच्छा होता है, या समझ गए कि वो वहां पे स्कैटर को इल्यूमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस उसके लिए भी पता होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से यदि करोगे इमेजिंग, तो यहाँ पे स्कैटर करेक्शंस उतना बहुत, सॉरी नॉट करेक्शंस, स्कैटर फोटोपिक में जाएगा ही जाएगा। फोटोपिक आप बिल्कुल नैरो नहीं रख सकते, यहाँ पे रखने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपका सेमीकंडक्टर टाइप का डिटेक्टर होगा, वहां पे नैरो रख सकते हो आप, क्योंकि बाकी वो एनर्जी डिफरेंस है, राइट। तो स्कैटर जो होगा, जो वहां पे जाकर के इन करता है, वो उसको हम लोग इल्यूमिनेट कर सकते हैं। So, okay. Gamma rays that undergo a small angle scattering lose only a small amount of energy. ठीक है। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है, कॉम्पटन स्कैटरिंग में हमने वही चीज पढ़ा है कि जो यदि स्मॉल एंगल स्कैटरिंग हो रही है, तो उस केस में गामा रे जो होगा वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी जो है वो कम लूज करेगा, राइट। तो वही लिखा, द गामा रेज दैट अंडरगो ए स्मॉल एंगल स्कैटरिंग लूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है, that undergo a small angle scattering lose only a small amount of energy. दूसरा, if the scattered gamma rays still fall in the full energy peak region, the calculated full energy peak area is likely to be incorrect. ठीक है। ये आपका सपोज करो कि आपने फोटो पिक विंडो लगाया 140 प्लस माइनस 10%, तो लोअर विंडो जो बनेगा वो 126 का बनेगा, और अपर विंडो जो होगा वो 154 का बनेगा, करेक्ट। अब देखो गामा रे जो है, मान लो कि स्मॉल एंगल स्कैटरिंग हुई उसकी, तो जो गामा रे एनर्जी जो लूज क्या किया, उसने कम एनर्जी लूज करी, और वो एनर्जी यदि इसके बीच में आ जाए, 126 से 154 के बीच में आया, करेक्ट, इतना कम एंगल से स्कैटरिंग हुआ कि जो गामा रे जो इंटर किया क्रिस्टल में, राइट, वो इसके बीच में उसकी एनर्जी आ गई, तो क्या होगा, इफ, यही बात बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, इफ द स्कैटर्ड गामा रेज स्टिल फॉल इन द फुल एनर्जी पीक रीजन, ये आपका फुल एनर्जी पीक रीजन है, राइट, इसमें यदि फॉल होता है तो द कैलकुलेटेड फुल एनर्जी पीक एरिया is likely to be incorrect. समझ गए? Correct? This problem is minimized by using high resolution detector.
इसीलिए हमें हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। सो दिस प्रॉब्लम इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर which provides narrow full energy peak। समझ गए? क्योंकि उस केस में ये वैल्यू जो 10% प्लस माइनस जो बोल रहे हो इसको कम रख सकते हो। तो जब इसको कम रखोगे तो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग भी होएगी, तो ये फोटोन इसके बीच में इसके बीच में नहीं जाएगा। समझ गए? उसके बाद का कंपोनेंट है, तो इसलिए जब भी जो भी डिटेक्टर जो हम सेलेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के लिए वो हाई रेजोल्यूशन का होगा तो बेटर होगा। ठीक है, क्लियर? एक क्लैरिटी डेवलप हो गई। उसके बाद हाई वोल्टेज बायस सप्लाई, मतलब आपको हाई वोल्टेज सप्लाई भी देना है। all of the commonly used gamma ray detectors require a high voltage bias supply to provide the electric field that collects the charge generated by the gamma ray interactions in the detector। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ऑल ऑफ द कॉमनली यूज्ड गामा रे डिटेक्टर्स, जितने भी गामा रे डिटेक्टर्स जो हैं उनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर ए हाई वोल्टेज बायस सप्लाई। उसको हाई वोल्टेज सप्लाई आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किस लिए? टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, दैट collects the charge generated by gamma ray interaction in the detector। राइट, अब देखो यहाँ पे जैसे आप सेमीकंडक्टर में तो आप समझ पाते हो, राइट। सेमीकंडक्टर में क्या है कि गामा फोटोन जो है वो हिट कर रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल को, करेक्ट। और उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो है ये मान लो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, करेक्ट। तो वहां पे आपको पता है क्या कि चार्ज वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा, करेक्ट। तो यहां समझ में आ गया आपको चार्ज की बात। कंडक्टर, करेक्ट। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बनेगा और होल बन जाएगा आपका, और इसी के यही चार्ज को कलेक्ट करना है। तो जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक चार्ज का कलेक्शन नहीं होगा, करेक्ट। उसी तरह से यदि सोडियम आयोडाइड में आप देखेंगे तो सोडियम आयोडाइड का क्या है? यहाँ पे सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल जो है ये है आपका NaI, करेक्ट। सोडियम आयोडाइड है, तो यहाँ पे गामा फोटोन जो है वो फॉल होएगा तो यहाँ से लाइट निकलता है, करेक्ट। ये बनेगा लाइट, राइट। और अब ये लाइट जो है इस लाइट को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे PM ट्यूब लगा रहे हैं, करेक्ट। PMT है। इस लाइट को हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो इसको मुझे यहाँ पावर सप्लाई देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होता है? डायनोड्स होते हैं, और उनको यदि वोल्टेज सप्लाई नहीं देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन जो भी वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में वो आगे उसका मूवमेंट नहीं हो सकता, उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो डायनोड्स जो भी होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका वोल्टेज होता है, राइट, ताकि वो मल्टीप्लिकेशन होता जाए 10 के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे वोल्टेज जो होता है इंक्रीजिंग वोल्टेज में होता है, तो उसको भी हाई पावर वोल्टेज सप्लाई चाहिए। तो ये इसकी बात, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो भी डिटेक्टर यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चार्ज को हम लोग जो भी चार्ज जनरेट हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ गामा रे इंटरेक्शंस इन द डिटेक्टर उसको हम कलेक्ट कर पाए। ठीक है। द बायस सप्लाई इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिग्नल पाथ, राइट, बट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिटेक्टर। मतलब सिग्नल जो जनरेट हो रहा है उसके बीच का नहीं है, ये पाथ नहीं है, पार्ट नहीं है वो, लेकिन हमें
डिटेक्टर को वो बायस सप्लाई देना पड़ेगा ताकि डिटेक्टर ऑपरेट हो पाए, डिटेक्टर काम कर पाए, राइट. इट इज यूजुअली द मोस्ट रिलायबल यूनिट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम एंड ईजीएस्ट टू ऑपरेट. जनरली जो होता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जो है, इट इज द मोस्ट रिलायबल यूनिट है. रिलायबल क्योंकि इन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम एंड द ईजीएस्ट टू ऑपरेट, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आएगा तो रिप्लेस ही होएगा, अदरवाइज ये स्टेबल ही होता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, समझ गए. और जनरली आजकल जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर में जो भी चाहिए तो प्लग एंड प्ले वाले बात होती है, एक कंपोनेंट खराब हो उसकी जगह पे दूसरा फिट हो जाता है, राइट. ओके. तो इट इज, वो बोल रहे हैं इट इज हाई वोल्टेज जो बायस सप्लाई जो है, इट इज द मोस्ट रिलायबल यूनिट है, एक यूनिट है हाई वोल्टेज बायस सप्लाई का, राइट, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम एंड इट इज easiest to operate. Bias supply for germanium and silicon detectors usually provide up to 5 kV and 100 picoampere. जो जर्मेनियम के लिए जो बायस सब जर्मेनियम और सिलिकॉन डिटेक्टर्स के लिए जो बायस सप्लाई जो चाहिए होता है वो कितना चाहता है 5 kV की और 100 पिको एम्पियर का. द बायस सप्लाई रिक्वायरमेंट, वो तो हो गया जर्मेनियम के लिए. द बायस सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स used with scintillation detector are more stringent than for solid state detectors. मतलब जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर टाइप के आ रहे हैं, जो सॉलिड स्टेट आ रहे हैं, वो सिंटिलेशन डिटेक्टर के लिए जो पावर सप्लाई जो है वो मोर स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसमें जब भी फ्लक्चुएशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, राइट. क्योंकि जैसे आपका पीएम ट्यूब को जो भी सप्लाई आप दे रहे हो जैसे चेंज होएगा तो हर बार हर एक डायनोड से 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन वो ऐसे एकदम से शूट कर जाता है. वो जो बार बार मतलब एक से यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला 10 गुना, मान लो कि जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट. द रिक्वायर्ड वोल्टेज इज टिपिकली, एक तो क्या है द बायस सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर पीएम ट्यूब, राइट, एंड मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है. द रिक्वायर्ड वोल्टेज इज टिपिकली a few thousand volt यहाँ पे चाहिए, right, but the required current is usually 1 to 10 milliampere चाहिए होता है, ठीक है. यहाँ पर भी few thousand volt चाहिए, वहां पर भी के भी में था, के मतलब 1000 है, राइट. यहाँ पर भी के भी में है. यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ पे करंट का जो वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 10 मिली एम्पियर में था, मिली एम्पियर में है, राइट. बिकॉज द गेन ऑफ ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, राइट. द स्टेबिलिटी एंड फिल्टरिंग मस्ट बी एक्सलेंट, राइट. ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं गेन जो होता है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीप्लाई होकर के देगा, राइट, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से, वो डिपेंड किसके पर करता है. इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन, गेन ऑफ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. इसलिए अप्लाइड वोल्टेज को स्टेबल होना चाहिए एंड फिल्टरिंग मस्ट बी एक्सलेंट होना चाहिए, राइट. मतलब यदि कोई फिल्टर लगाना है जो स्पूरियस नॉइज वगैरह जो भी आ रहे हैं वो तो स्मूथ सप्लाई और वो जो स्टेबल होना चाहिए बेसिकली, राइट. हाँ, फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन होएगा तो सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है. आगे चले. ओके. द बायस सप्लाई कम इन ए वैरायटी ऑफ पैकेजेस. वो कैसे आता है, पैकेजेस के रूप में आता है. मतलब वो इंसर्ट वाले जो बात बोली थी कि एक पैकेट की तरह, पैकेज की तरह आएगा, उसको जैसे प्लग इन करना है. द मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, निम्स करके आता है, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन मॉड्यूल नाम से आता है, निम्स, एनएम करके, राइट, सॉरी,
द न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, NM या NMI भी लोग बोलते हैं, which plugs into a frame और bin, उसको NIM bin भी बोलते हैं, right? That supplies the necessary DC voltage to the power module. ठीक है, मतलब एक ऑलरेडी पैकेज आता है जिसको न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल बोलते हैं, राइट? जिसको आप सिर्फ प्लग इनटू ए फ्रेम और बिन, एक बिन में आप प्लग कर देते हो, दैट सप्लाई द नेसेसरी पावर, जितना चाहिए डीसी उस इंस्ट्रूमेंट को वो सप्लाई करता है, ठीक है। नोट दैट द डिटेक्टर बायस सप्लाईज कैन बी लीथल, एक चीज याद रखना है, डिटेक्टर बायस सप्लाई जो है इट कैन बी लीथल। लीथल मतलब नुकसान हो सकता है, झटका लग सकता है, क्योंकि few thousand volt इसमें, right? Caution is always required, particularly when working with the high current supplies that power photomultiplier tube. समझिए, तो जब फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब जब खोलते हैं उस समय पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? अच्छा खासा शॉक लग सकता है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है, उसका प्री एम्पलीफायर है। प्री एम्पलीफायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डिटेक्टर्स एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर। जो प्री एम्पलीफायर किसको किसको चाहिए, प्री एम्पलीफायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मेनियम और सिलिकॉन डिटेक्टर को भी चाहिए, वहां पर भी हमें प्री एम्पलीफायर चाहिए, राइट? और हमें चाहिए सिंटिलेशन डिटेक्टर में भी प्री एम्पलीफायर चाहिए, राइट? सो दैट कि जो सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर जो है उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके, ठीक है। प्री एम्पलीफायर लगाने से उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है, ठीक है। द डिटेक्टर आउटपुट सिग्नल जो होता है, जो डिटेक्टर से जो आउटपुट सिग्नल जो आता है वो इज यूजुअली लो एम्पलीट्यूड का होता है। क्या होता है, इज लो एम्पलीट्यूड शॉर्ट ड्यूरेशन करंट पल्स होता है, ठीक है। लो एम्पलीट्यूड शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब एकदम से ऐसे करके जाएगा, समझ गए? शॉर्ट ड्यूरेशन का पल्स होता है, लो एम्पलीट्यूड भी रहेगा और हाँ लाइक दिस, राइट। तो ये बोल रहा है द डिटेक्टर का आउटपुट सिग्नल जो है, डिटेक्टर से जो आउटपुट सिग्नल आएगा इट इज यूजुअली ऑफ लो एम्पलीट्यूड, राइट। और ये एक्सेस पे ये टाइम है, ऐसे देख लो, राइट। और इस एक्सेस पे एम्पलीट्यूड है इसका, राइट। तो एम्पलीट्यूड जो है, एक तो इसका एम्पलीट्यूड कम होता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होता है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन का, ये टिपिकल पल्स might be of 10 millivolt high and 20 nanosecond long, ठीक है। एक टिपिकल पल्स जो है कितना का हो सकता है, 10 मिलीवोल्ट का हो सकता है, राइट। 10 मिलीवोल्ट हाई एंड 20 नैनोसेकंड लॉन्ग, तो ये ड्यूरेशन जो है उसका 20 सेकंड्स का, नैनो सेकंड्स का हो सकता है। प्री एम्पलीफायर क्या करता है, द प्री एम्पलीफायर कन्वर्ट्स दिस करंट पल्स टू ए वोल्टेज पल्स। इस करंट पल्स को क्या करता है, वो वोल्टेज पल्स में कन्वर्ट करता है। प्री एम्पलीफायर कन्वर्ट्स दिस करंट ऑब्लिक लिखा है पल्स, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आउटपुट जो हो करंट आए, किसी में वोल्ट आए। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल जो है, यहाँ से फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, राइट, वो वोल्टेज में कन्वर्ट होकर के आगे जाते हैं, समझ गए। और जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर वहाँ चार्ज का कलेक्शन हो रहा है तो वो करंट आ रहा है वहां से, समझ गए। तो ये बोल रहा है प्री एम्पलीफायर क्या करता है, कन्वर्ट्स दिस करंट ऑब्लिक पल्स, पल्स मतलब वोल्टेज, करंट हो या पल्स हो, राइट, टू ए वोल्टेज पल्स में कन्वर्ट करता है। प्री एम्पलीफायर जो क्या करेगा, आपने देखा डिटेक्टर के बाद प्री एम्पलीफायर है, तो डिटेक्टर से जो भी करंट आए या पल्स आए, राइट, प्री एम्पलीफायर से होकर के जाएगा, राइट, तो
आपको क्या मिलने वाला है, एक पल्स वोल्टेज मिलने वाला है। डिटेक्टर का आउटपुट वोल्टेज पल्स होगा, सॉरी प्री एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज पल्स होगा। करेक्ट, ये आपका ऐसा ही था ना, ये प्री है, एम्पलीफायर। करेक्ट, ये प्री एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट आपका आने वाला है, इधर से आया इनपुट, राइट, और यहाँ पे आएगा वोल्टेज। करेक्ट, यहाँ से इधर की तरफ जो आएगा वो वोल्टेज ही आएगा। वोल्टेज पल्स। whose एम्पलीट्यूड, अभी जो वोल्टेज पल्स जो मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, जो प्री एम्पलीफायर से भी जो आउटपुट जो आएगा, जो वोल्टेज पल्स जो बनेगा, राइट, उसका भी एम्पलीट्यूड जो होगा, whose एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिपॉजिटेड इन द डिटेक्टर ड्यूरिंग द गामा रे इंटरैक्शंस। मतलब ये पल्स, वोल्टेज पल्स जो यहाँ पर भी जनरेट होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, या इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिपॉजिटेड इन द डिटेक्टर ड्यूरिंग द इंटरैक्शंस। करेक्ट, ये कौन सा, ये वोल्टेज पल्स जो बना, इसकी एनर्जी जो होगी बेसिकली, राइट। यहाँ से जो प्री एम्पलीफायर का जो आउटपुट आएगा वो भी, यस, उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिपॉजिटेड इन द डिटेक्टर ड्यूरिंग द गामा रे इंटरैक्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मतलब यहाँ पर वो प्रोपोर्शनलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चले। नो, to maximize the signal to noise ratio of the output pulse and preserve gamma ray energy information, the preamplifier must be placed as close to the detector as possible. किस लिए, पहला चीज important point, to maximize the signal to noise ratio of the output pulse and preserve गामा रे एनर्जी इंफॉर्मेशन। दोनों चीजें, पहली चीज है क्या कि गामा रे का एनर्जी जो था वो प्रोपोर्शनलिटी उसको मेंटेन रखना है, वो चीज। और दूसरा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंप्रूव होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब सिग्नल जो एक्चुअल वोल्टेज हो, और हमेशा कुछ न कुछ नॉइज जो है वो सिस्टम से जनरेटेड होता ही है, राइट। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमम होना है, और एनर्जी, गामा रे एनर्जी इंफॉर्मेशन जो इंटरेक्शंस के दौरान जो उसने डिपॉजिट किया था, दैट आल्सो नीड्स टू बी प्रिजर्व। तो उसके लिए क्या करना है, द प्री एम्पलीफायर को क्या होना चाहिए, प्री एम्पलीफायर मस्ट बी प्लेस्ड एज क्लोज टू द डिटेक्टर एज पॉसिबल। मतलब बिल्कुल पास में होना चाहिए, डिटेक्टर के पास में, जितना क्लोज हो सकता है प्री एम्पलीफायर उतना क्लोज रखना चाहिए। ठीक है, द क्लोजनेस ऑफ द प्री एम्पलीफायर मिनिमाइजेस द कैपेसिटेंस एट द प्री एम्पलीफायर इनपुट। उसको क्लोज रखने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो होता है, जो प्री एम्पलीफायर जो बनेगा उसका इनपुट का जो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है, देयर बाई रिड्यूसिंग द आउटपुट नॉइज लेवल। और उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या होता है कि आउटपुट का में नॉइज लेवल जो है वो कम हो जाता है। ओके, गुड। नेक्स्ट, द प्री एम्पलीफायर ऑल्सो सर्व्स एज ए इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस। क्या प्री एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है, प्री एम्पलीफायर ऑल्सो सर्व्स एज इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द हाई इंपीडेंस डिटेक्टर एंड द लो इंपीडेंस कोएक्सियल केबल। ठीक है, देखो ये बोल रहा है
What he said, the pre-amplifier also serves as impedance matching device. ये pre-amplifier जो है वो क्या impedance matching device की तरह काम करता है between किसके हाई impedance detector. डिटेक्टर का impedance क्या है, वो हाई है, and the low impedance coaxial cable that transmits the amplified detector signal to the main amplifier. तो ये जो कोएक्सियल केबल है, जो प्री एम्पलीफायर से होकर के जो सिग्नल जो जा रहा है यहाँ से जो मेन एम्पलीफायर को, इसका इम्पीडेंस कम है. तो ये दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग का भी ये काम का है, जो इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस काम करता है. मतलब वो क्या करता है कि ऐसा बना देता है कि सिग्नल जो बिल्कुल आसानी से पास होता रहे. मेन जब यहाँ पे चाहे तो जो आपका मेन एम्पलीफायर पे जब जाएगा, राइट, जब मेन एम्पलीफायर पे यहाँ जब मेन एम्पलीफायर के पास जब पहुंचेगा सिग्नल, तो इसमें लॉस नहीं होना चाहिए सिग्नल का, राइट. तो क्या करेगा, जो लॉस जो होना होगा इस केबल के थ्रू, उतना इसको ये प्री एम्पलीफायर इंक्रीज कर देगा, ताकि एम्पलीफायर के पास जब सिग्नल पहुंचे तो जितना डिटेक्टर के पास छोड़ा था, वहां से निकला था, उतना ही यहाँ पे हो, बीच का जो लॉस जो है वो मेंटेन हो जाए. समझ गए? So in that way it works as a impedance matching device. ठीक है? The amplifier and pre-amplifier may be separated by as much as several hundred meters. ऐसा होता है कि दो प्री एम्पलीफायर उसके साथ लगा और एम्पलीफायर उसके पास दूर हो. जैसे तुम लोग देखते हो यहाँ पे जो डिटेक्टर जो लगा हुआ है, जो थायराइड अपटेक प्रोब में, उसके बाद एक कोएक्सियल केबल निकलता है, तब जाकर के वो मेन में कंप्यूटर में जाता है, राइट. तो वहीं पे सिग्नल निकल करके एम्पलीफाई उतना हो जाना चाहिए कि जो केबल में जो लॉस होएगा कोएक्सियल केबल में, वो मेंटेन्ड हो जाए. मतलब जब मेन एम्पलीफायर तक पहुंचे, जो सिग्नल होना चाहिए वो एग्जैक्टली जितना डिटेक्टर के पास से निकला था उतना ही होना चाहिए. बीच का जो लॉस होता उसको मेंटेन, उसको जितना लॉस होता उतना ही एम्पलीफाई जो है हमारा प्री एम्पलीफायर कर रहा है, करेक्ट. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री एम्पलीफायर ऑल्सो सर्व्स एज ए इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस. बढ़िया, आगे चलो. सही है. अब लग रहा है कि मुझे एम्पलीफायर. आफ्टर लीविंग द प्री एम्पलीफायर, द गामा रे पल्सेस आर एम्पलीफाइड एंड शेप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पल्स हाइट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट. राइट. सो आफ्टर लिविंग द प्री एम्पलीफायर, जब प्री एम्पलीफायर से जब आउटपुट आएगा, मतलब सिग्नल जो आएगा, ओके, गामा रे पल्स आर एम्पलीफाइड एंड शेप्ड. याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो एम्पलीफिकेशन भी होना चाहिए और पल्स शेपिंग का काम एम्पलीफायर करता है. एम्पलीफायर का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एम्पलीफाई कर देना, ये क्या करता है, पल्स शेपिंग भी करता है, पल्स को शेप भी करता है और उतने अच्छे से तैयार करके आगे भेजता है कि उसका पल्स का एनालिसिस जो है हो पाए. यू गॉट इट? मतलब जो पल्स हाइट एनालाइजर को जिस तरह का पल्स चाहिए उस तरह का बना के भेजना ये एम्पलीफायर का काम है. सो एम्पलीफाई भी करेगा और पल्स के शेपिंग भी करेगा, शेप भी उसका चेंज करता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पल्स हाइट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंटेशन. The main amplifier क्या करता है? The main amplifier accepts the low voltage pulse from the preamplifier and amplifies it into a linear voltage range में 0 से 10 वोल्ट में. एक तो मिली वोल्ट में लेके आता है, राइट, 10 मिली वोल्ट के आसपास का मैक्सिमम इसका होता है, 0 से 10 मिली वोल्ट के मिली वोल्ट में. और ये 0 से 10 मिली वोल्ट लेकर के उसको कैसे कन्वर्ट करे, 0 से लेकर 10 वोल्ट के बीच में कन्वर्ट कर देता है. और वो लीनियर बोल रहा है, ये देखना, लीनियर वोल्टेज रेंज बोला है. ये रेंज भी जो है वो लीनियर, एम्पलीफिकेशन भी जो है वो लीनियर हो रहा है. तो लीनियर एम्पलीफिकेशन होगा तो क्या होगा कि जो गामा रे जो डिपोजिट जो हुआ था, वो वहां पे हमने प्री एम्पलीफायर में क्या पढ़ा कि जो प्री एम्पलीफायर का आउटपुट पल्स होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपोजिटेड इन द क्रिस्टल. और हाँ, राइट. तो अब एम्पलीफायर भी उसको लीनियरली एम्पलीफाई कर रहा है. इसका मतलब वो जो प्रोपोर्शनलिटी जो है वो मेंटेन्ड है.
यहाँ पे, और ये हमारे रिक्वायरमेंट भी है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उसी एनर्जी को हमें मेजर करना है, ठीक है। विद इन द लीनियर रेंज ऑल इनपुट पल्सेस आर एक्यूरेटली एम्प्लीफाइड बाय द सेम फैक्टर। देखो राइट, इस लीनियर रेंज में क्या होता है, जितने भी पल्स आएंगे, छोटा वाला जो होगा वो एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो कि फैक्टर जो है 10 है, तो हर जो होगा वो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये बड़ा भी होगा तभी भी वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। तो जैसा पल्स, लेकिन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। द एम्प्लीफिकेशन इज नॉन लीनियर फॉर आउटपुट पल्सेस दैट एक्सीड्स 10 वोल्ट। यदि मान लो कि 10 वोल्ट से ज्यादा यदि आता है, राइट, जो पल्स जो एक्सीड करते हैं, उस केस में एम्प्लीफिकेशन जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज और सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ मोस्ट एम्पलीफायर इज अबाउट 12 वोल्ट। मतलब 12 वोल्ट पे जाकर के मोस्टली एम्पलीफायर जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं। सो 10 वोल्ट से ऊपर का यदि आ रहा है आउटपुट पल्स एम्पलीफायर से, तो 10 से अबव वाला जो होगा वहां पे नॉन लीनियर होने की संभावना है या सैचुरेट हो जाए, ये चीज ध्यान में रखना है। लेकिन अप टू 10 वोल्ट द एम्पलीफिकेशन से लीनियर, ठीक है। द एम्पलीफायर गेन कैन बी एडजस्टेड ओवर ए वाइड रेंज। उसके एम्पलीफायर को गेन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, एंड टिपिकली इट वेरीज फ्रॉम 10 to 5000। तो उसको गेन को एडजस्ट करने का फैसिलिटी भी होता है। पहले के जो स्पेक्ट्रोमीटर जो आते थे पुराने, अभी तो सारे सॉफ्टवेयर दिखते नहीं ना अंदर, बहुत सारी चीजें, जो स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट जो आता था वहां पे गेन एडजस्ट करना पड़ता था, एम्पलीफायर का भी, प्री एम्पलीफायर का जो पुराना जो आता था, राइट। तो वो वहां पे नॉब्स होते थे, आप इसको घुमा करके एडजस्ट कर सकते थे। एम्पलीफायर यूजुअली हैव टू गेन कंट्रोल्स होता था उसमें पे, एक कोर्स और दूसरा जो होता है फाइन। एक से बहुत स्टेप्स में चेंज होता था और दूसरे से फाइन ट्यूनिंग करते थे, अरे टू अलाउ कंटिन्यूअस गेन एडजस्टमेंट। तो कंटिन्यूअस हो गया कि एक से कोर्स चेंज किया फास्ट, और उसके बाद को बीच की चीजें यदि हमको चेंज करनी हो तो फाइन ट्यून करके उसको कर लेते थे, सही है। द एम्पलीफायर पल्सेज आर सेट टू ऑप्टिमाइज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। पल्स शेपिंग किस लिए करते हैं, इट इज टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं, एंड टू मीट द पल्स शेप रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्स हाइट एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स। Because single channel and multi-channel analyzer measures input pulse amplitude with respect to an internal reference voltage, the amplifier output must return quickly to a stable voltage levels, usually 0 between gamma ray energy। आई थिंक हम लोग ना यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी पेज से स्टार्ट करेंगे एम्पलीफायर का, क्योंकि अब पल्स नहीं, नॉट ओनली पल्स हाइट एनालाइजर, सिंगल चैनल और मल्टी चैनल एनालाइजर जो है, पहला तो कैसे काम कर रहा है, एक चीज तो वो समझना है, और दूसरा यहाँ तो सिर्फ इसको लेके आ रहा है कि एम्पलीफायर का आउटपुट कैसा होना चाहिए, इट मस्ट रिटर्न क्विकली, एकदम से क्विक स्टेबल वोल्टेज एक लेवल पे आ जाना चाहिए। जैसे मान लो कि एक बार ये आया तो ड्रॉप जो होना चाहिए वो बहुत क्विक होना चाहिए, और वो क्विक क्यों होना चाहिए वो चीज समझना, राइट, बिटवीन द टू गामा पल्स के बीच में वो रिक्वायरमेंट समझना, तब डिसीजंस लेना कि यदि मान लो कि हमारे पास हाई काउंट रेट का ये करना है तो किस टाइप का एम्पलीफायर चाहिए, लो काउंट रेट है तो किस टाइप का एम्पलीफायर चाहिए, तो ये सारी बातें उसके लॉजिक और बाकी चीजें समझ में आएंगे। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके यहीं सी पेज से डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट फ्रॉम नाउ अभी इस समय पे वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।